हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका यह तीसरा वीडियो है, यह तीसरा लेक्चर है इसका। इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको पढ़ा दिया गया है, तो यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप मैसेज द्वारा लिंक प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको लिखना है क्लास 10th फिजिक्स ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आप मैसेज करेंगे तो आपको फिजिक्स का लिंक दिया जाएगा, वहां पर प्लेलिस्ट का, वहां से सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है तो वहां से भी जाकर आप लिंक को प्रोवाइड कराकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से हम टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा दर्पण। तो भैया सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण का परिभाषा क्या होता है। और दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इन सभी को जानेंगे। उसके बाद आता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, परिभाषा हम जानेंगे। ठीक है, जो क्या होता है एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, फिगर क्या होता है, पूरा हम डीप में इस पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इन तीनों का हम उपयोग देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जो है दर्पण। तो सबसे पहला आता है कि मिरर अर्थात दर्पण किसे कहते हैं। यदि सबसे पहले हम इसका परिभाषा पे बात करें तो देखिए दर्पण को हम बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, परंतु जो शॉर्ट है और जो आपको समझ में आए मैं ऐसा ही डेफिनेशन हमेशा बताता हूं। तो देखिए दर्पण क्या होता है, आप सिंपल वे में आप अपने घरों में भी दर्पण का यूज करते भी होंगे और देखे भी होंगे दर्पण। तो दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। क्या करता है, प्रकाश किरणों को, जो प्रकाश किरणें होती हैं, प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। इतनी बात हम जानते हैं। जैसे प्रकाश किरणें उस पर टकराती है तो वो उसे उसी माध्यम में पुनः भेज देता है, मतलब वो क्या कर देता है, उसको परावर्तित कर देता है। अब परावर्तन क्या होता है ये सब हमने पढ़ाया हुआ है पीछे, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्लास को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। उन दोनों क्लासों को, मतलब दोनों जो वीडियो है उसको जरूर देखकर उसके बाद ये देखेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो दर्पण क्या हमने बताया कि ये प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, परंतु संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित नहीं करता है। तो क्या सभी दर्पण ही हो जाएंगे, ठीक है, क्या सभी दर्पण हैं। जैसे मैं हूं तो मैं भी प्रकाश को परावर्तित कर रहा हूं, तभी जाकर आप हमको देख पा रहे हैं। जैसे कोई भी वस्तु, अगर आप ये मार्कर देख रहे हैं तो जैसे अभी के लिए नहीं, फिलहाल जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर कोई भी वस्तु है जो आपको दिखाई दे रही है वो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर रही है। जैसे कि मान लेते हैं ये सूर्य है, यहां से ये प्रकाश किरणें सूर्य की गई, ठीक है, और आप मान लेते हैं यहां पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप यहां पे बैठे हुए हैं। तो यहां से जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो 7 रंग यहां पे जाएंगे और 7 रंगों में से ये कुछ 4 रंगों को अवशोषित करके ये 3 रंगों को आपके पास आंखें पर आपको परावर्तित करेगा, जिसके कारण जो रंग यहां पर परावर्तित करेगा आपको वही रंग ये दिखाई देगा। जैसे ब्लैक रंग अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये और सभी रंगों को आपको अवशोषित करके केवल ब्लैक रंग को आपको जो क्या हो रही है, परावर्तित कर रही है आपके नेत्र तक। इसी कारण आपको क्या कर रहा है, वो वस्तु आपको ब्लैक दिखाई दे रही है, या कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं वो उस रंग की इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि केवल वो वस्तु केवल उसी रंग को आपके आंखों तक परावर्तित कर रहा है, शेष जो भी रंग है वो अपने ओर अवशोषित कर रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसार में कोई भी वस्तु है वो सभी क्या करती हैं, जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करती हैं। तो क्या हम सभी को दर्पण कहेंगे, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हम सभी को दर्पण नहीं कहेंगे। दर्पण का एक खासियत होता है कि वो 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है, लगभग में हम मानते हैं
ठीक है, लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। समझ में आया? तो अब आता है कि डेफिनेशन हम कैसे कहेंगे। हमने समझ लिया कि 100%, लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, ठीक है, दर्पण। तो हम यही डेफिनेशन में भी कहेंगे कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है। आप क्या कहेंगे? दर्पण एक ऐसी युक्ति है, या आप पदार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश किरणों को लगभग 100% परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप डेफिनेशन यही ना कहेंगे कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश किरणों को लगभग 100% परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो इसी प्रकार आपको समझ में आया होगा। और डेफिनेशन हमने जो बोला आप रफ के कॉपी में उसे लिखिए। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, मैं हमेशा डेफिनेशन को रटने के लिए मना करता हूं। आप यही से याद कीजिए कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश किरणों को लगभग 100% परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि दर्पण एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश किरणों को लगभग 100% परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं, ठीक है। मैं अंत में बताऊंगा। इन सभी को आपको रफ की कॉपी में जब आपको बोला जा रहा है तभी आप सुनकर लिखिए, यहाँ से देखकर आपको लिखना नहीं है, ठीक है। भले ही आपकी सुविधा के लिए लिख दिया जा रहा है, परंतु आप कोशिश कीजिए कि यहीं से लिखा जाए। अंत में हम बताएंगे कि कैसे आप PDF नोट्स आपको मिलेगा, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे। तो हमने दर्पण समझ लिया कि क्या होता है, जो 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। फिर भी एक और पॉइंट है कि भैया यहाँ पे तब लगभग आपने क्यों लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों यहाँ पे लगभग लिखा जा रहा है। 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा तो हम 100% लिखते, लगभग क्यों लिखेंगे? क्योंकि भैया ऐसा कोई भी संसार में वस्तु नहीं है जो 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देगा, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है, ठीक है। यदि दर्पण हमें दिखाई दे रहा है तो इससे स्पष्ट होता है कि दर्पण भी कुछ प्रकाश किरणों को अवशोषित कर रहा है, इसीलिए हमने लिखा है लगभग 100%। मतलब माना जाता है कि 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण होता है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि दर्पण के प्रकार। याद रखेंगे, यहां से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको थोड़ा सा समझना है। तो दर्पण का यदि प्रकार आपसे कोई भी पूछता है तो आप क्या कहेंगे? दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है जो गोलीय दर्पण, और दूसरा होता है आपका समतल दर्पण, ठीक है। तो अब आता है कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दर्पण के 2 प्रकार, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको क्या कहना है? 2 प्रकार होते हैं। कौन? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और यदि आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तभी आप कहेंगे 2 दर्पण, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। परंतु यदि आपसे पूछ दिया जाए कि दर्पण कितने होते हैं, इस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दर्पण कितने होते हैं, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दर्पण 3 प्रकार, मतलब दर्पण 3 होते हैं। प्रकार पूछे तो आप क्या कहेंगे? 2,
परंतु आपसे कहा जाए कि दर्पण कितने होते हैं तो आप 3 कहेंगे, एक है अवतल, एक है उत्तल और एक है समतल। तो ये तीनों आपको क्या हो जाएंगे, 3 दर्पण ही होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अब आते हैं पॉइंट्स के हमारा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसको अब हम समझते हैं। उसके बाद हम अवतल उत्तर पे आएंगे, तब इस पर भी हम डिस्कस करेंगे पूरा डेप्थ में। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है, तो हम देखते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण, हम इतना बात जानते हैं, जो क्या होता है, ये एक हम थोड़ा सा यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन भी लिखना है। मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है। तो इसका हम परिभाषा कैसे कर सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये जो क्या है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये परावर्तक सतह है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, ये गोले के आकार का है ना, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि समतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होगा। आप कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए, जैसे जिसका परावर्तक सतह गोलीय होगा उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। जैसे इसका समतल दर्पण का यदि आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम्पल, तो ये क्या है, ये समतल दर्पण का डेफिनेशन है। अब इसका परावर्तक सतह क्या होगा, ये जो इधर वाला जो आपको सतह दिखाई दे रहा है, जिस पर प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी तो टकराएंगी, तो ये जो जिस पर टकरा रही है इसके ऊपर वाला सतह, यही आपका क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह समतल है कि नहीं, प्लेन है, तो उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। और इसका परावर्तक सतह क्या है, गोलीय है, इसलिए हम इसको गोलीय दर्पण कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं ज्यादा डेप्थ में बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े, आप उसको समझ के याद कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको जितनी बातें यहाँ पे बताई गई हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि आगे जो भी टॉपिक है उसको हम देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं। ठीक है, ले लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण। तो हमने देखा कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है, समतल दर्पण क्या होते हैं। तो इतना हमने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। तो अब हम आते हैं कि गोलीय दर्पण का परिभाषा हमने जान लिया है। तो अब आते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप जानते हैं गोलीय दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 टाइप्स होते हैं गोलीय दर्पण, 2 टाइप्स, 2 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है आपका अवतल दर्पण, जो कि डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका उपयोग। तो सबसे पहले आता है, हम इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा हम इसके फिगर से करेंगे। तो अवतल दर्पण का फिगर इस प्रकार होता है कुछ। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं यहाँ पे फिगर से ही। देखिए, ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये एक गोलीय दर्पण है। अब इस गोलीय दर्पण को हमने 2 भागों में काट दिया।
देखिए इस प्रकार हमने इसको दो भागों में काटा। अब दो भागों में काटने से क्या मिला, एक दर्पण, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने अगर निकालते हैं तो ये इस प्रकार बनता है, ठीक है, इसके पीछे लेप लगाया गया है, ठीक है। और इस वाले को यदि हम निकालते हैं तो ये किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है, इसके जस्ट इधर लेप लगाया गया है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, यही है आपका अवतल दर्पण, और ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। हमने क्या कहा, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। तो अवतल उत्तल कैसे बना है, इसको जब गोलीय दर्पण को काटा गया तो दो भागों में ये विभक्त हो जाता है, तो एक को हम अवतल एक को उत्तल कहते हैं। अब ये पॉइंट आता है कि हम अवतल दर्पण का डेफिनेशन कैसे करेंगे। तो यदि मैं आपसे सिंपल वे में पूछूं कि इसका परावर्तक सतह कौन है, तो आप क्या कहेंगे, परावर्तक सतह इधर वाला ही तो है, इधर वाला ही तो है, और इसका परावर्तक सतह इधर वाला है। तो ध्यान देंगे तो जो परावर्तक सतह है, क्या हम बात कर रहे हैं, परावर्तक सतह या पृष्ठ भी हम कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है कि नहीं है, देख रहे होंगे, तो अंदर की ओर ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया। देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम सिंपल वे में यही कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। परंतु आपको एक और, बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो कमजोर है थोड़ा सा, या उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो सोच रहे होंगे कि ये परावर्तक सतह किसे कहते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आप तो समझ रहे हैं ना, परावर्तक सतह जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है, उस सतह को ही हम परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है, तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को तुरंत इसको परावर्तित कर देगा। तो जो परावर्तित कर रहा है जो सतह, उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो समझ रहे हैं ना। तो इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए हम इसको अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो एक एक पॉइंट्स को हम समझते हुए चलेंगे। अब आता है उत्तल दर्पण। तो जस्ट इसके अपोजिट इसमें हम कहेंगे इसका परावर्तक सतह ये है, तो परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है कि नहीं, उभरा मतलब उठा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या हम कह सकते हैं कि उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, कहेंगे यही कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि आपको सुनते हुए एक बार में याद ना हो तो उसको पीछे रिवाइज कीजिए, उसको पीछे फिर से ले जाइए वीडियो को, उसके बाद बार बार इसको सुनिए, क्योंकि यदि आप सुनकर याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, एक एक पॉइंट्स को आपको समझते हुए चलना है। तो हम लिख देते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। और डेफिनेशन कोशिश कीजिए कि जब बोला जाए तभी आप लिखिए। चलिए मैं बोल रहा हूं, अब आप लिखिए। आप क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लिखे होंगे। कभी भी रफ की कॉपी या सफ की कॉपी आप लेकर बैठिए और एक एक करके लिखते हुए चलिए। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर
उभरा मतलब उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया ना? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन दोनों का ये फिगर है, तो आप इसको नोट्स में लिखते हुए चलेंगे या अपनी रफ की कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। जैसे वीडियो समाप्त होता है उसके बाद या तो आप नोट से हमसे लेकर आप वहाँ से लिख सकते हैं या आप एक एक करके रफ से ही अपने कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। तो आशा करते हैं आप इतना आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हैं? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक हम बात करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट बार बार कहते हैं सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको बेसिक टू हाई सबसे पहले तो समझना होगा। यदि ये बेसिक जो छोटी छोटी बातें हैं यदि आप नहीं समझ रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही मुश्किल होने वाली है। ऐसे कहें तो आपको जो क्या कह सकते हैं 70% आपको न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिक टू हाई जो बातें हैं यहाँ पे कुछ हम डेप्थ में बात करेंगे, उसको आपको समझते हुए चलना है और इसको आपको सभी को लिखना है। ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भी एक दर्पण ले रहा हूं। ये हमने एक दर्पण ले लिया, बताइए ये कौन सा दर्पण है? अभी तो हमने पढ़ाया था ना, बताइए ये कौन सा दर्पण है? तो आप क्या कहेंगे? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अभी आप भूल गए हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, यदि आपको याद था तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद था तो थोड़ा ध्यान देकर समझिए। एक एक पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ही मतलब अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ ही देर के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये हमने जो खींचा, ये कैसे हमने खींचा, देखिए इसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक F होता है, ये C है, ये P है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आपको ध्यान से बस अभी समझते हुए चलना है। ऐसे आपको पता होगा या नहीं पता है तो आप इसको देखिए। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को लिख रहा हूं। जो P है इसको हम क्या कहते हैं? P को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब ध्रुव कह दें या दर्पण का ध्रुव भी कहते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। जो F हमने लिखा है ये कैपिटल F है, तो इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं या हम इसे फोकस बिंदु भी कहते हैं, तो इसको याद रखना है। अब आता है C, तो C को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इस सभी को आपको याद करके ही चलना है। तो इतना आपने समझ लिया, P क्या है? ध्रुव है, F क्या है? मुख्य फोकस है या फोकस बिंदु है, और C क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पे पॉइंट्स आप कुछ समझते हुए चलना है। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ से याद रखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक के बीच मतलब P और F के बीच की जो दूरी होती है उसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल f क्या है? जो स्मॉल f है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, स्मॉल f है तो स्मॉल f को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब यहां से एक और पॉइंट से याद रखेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। मतलब P से और C के बीच की दूरी क्या है? r है। तो r जो है स्मॉल r है, स्मॉल जो r है ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये आपको मोस्टली याद करके ही चलना है, क्योंकि इस पर ही आपको कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और आपसे बहुत बार ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। कोई भी यदि आपसे दर्पण के क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा। अब बेसिक चीज़ है, इस पर बहुत ही कम स्टूडेंट ध्यान देकर इसका डेफिनेशन याद करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस सभी का डेफिनेशन याद कराते हैं। तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि ध्रुव का डेफिनेशन, सॉरी इस कलर से मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण का ध्रुव। तो बताइए दर्पण का ध्रुव का परिभाषा आप कैसे करेंगे? तो आप यही कहेंगे कि ये दर्पण है, ये M1
M2 एक दर्पण है। तो हम कहेंगे, ये याद रखेंगे, ये जो क्या होता है, ध्रुव होता है, ये दर्पण का जो परावर्तक सतह है, यही तो है, अंदर धंसा हुआ है ना, तो इसका जो परावर्तक सतह है उसके ठीक मध्य में जो बिंदु होता है ना, उसके ठीक मध्य में जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये इस दर्पण का मान लेते हैं, इस दर्पण का मान लेते हैं इस प्रकार है, तो मान लेते हैं इसकी साइज है 10 मीटर। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया कि ये कितना बड़ा है दर्पण, 10 मीटर। तो 10 मीटर का आधा कितना होता है, 5 मीटर होता है ना, तो इसका जो दर्पण का 5 मीटर होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 5 मीटर आता है, तो ये 5 मीटर जो होगा यही कहलाएगा दर्पण का ध्रुव। ठीक है, वह बिंदु ही क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें यही पता चला कि दर्पण का परावर्तक सतह का, दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसके ठीक मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आया ना। तो आप क्या कहेंगे, किसी दर्पण के परावर्तक सतह के, किसी दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आया ना। कभी भी डेफिनेशन को रटे नहीं, उसको समझिए। और मैं एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और अपने जो रफ की कॉपी है या नोट्स है उसमें लिखिए। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे किसी दर्पण के परावर्तक सतह के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। इतना बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये मैं चाहता तो एक ही बार बोल के आपको समझा देता, परंतु मैं चाहता हूं कि आपको याद हो। ठीक है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो थोड़ी सी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, अंत में बताया जाएगा कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में अंत में बताया जाता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अंत में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताई जाती है जो आपको लिए जानकारी है। ठीक है, यहां पे आता है, अब आता है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस है F। तो अब इसका परिभाषा हम कैसे करेंगे, तो हम यही कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये P क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, P ध्रुव है कि नहीं। और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो हम इसका डेफिनेशन कहेंगे कि किसी दर्पण का, हम कहेंगे किसी दर्पण का, किसी भी दर्पण का ध्रुव, किसी भी दर्पण का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के ठीक मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब P और C के बीच का जो बिंदु होता है वही मुख्य फोकस होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी दर्पण का, किसी भी दर्पण का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। जो ये C है इसको हम परिभाषा कैसे करेंगे, तो देखिए हम इसका परिभाषा कर सकते हैं। वक्रता केंद्र आप किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा डीप में इसको समझा रहा हूं। ठीक है, डेफिनेशन तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, पहले हम डीप में समझते हैं। तो ये एक क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। अब इसको मान लेते हैं कि बीच से हम काट रहे हैं, तो जिससे हम बीच से जो काटते हैं ना, तो ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। जो गोलीय दर्पण का जो क्या होता है, केंद्र होता है, उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। या तो आप ऐसे कह दीजिए, या दूसरा एक और डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण, मतलब जिस गोले से आप कहेंगे ये अवतल दर्पण बना है ना, तो इस गोलीय दर्पण को काटकर ही तो ये बना है ना। तो आप कहेंगे, आप ऐसे कहेंगे कि जिस गोले से, जिस गोलीय दर्पण को काटकर दर्पण, मतलब ऐसा दर्पण, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आप ऐसे कह सकते हैं, आप इसको कैसे कह देंगे, सीक्वेंस में हम कह सकते हैं कि, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि जिस दर्पण से, समझिएगा एक एक पॉइंट्स। ठीक है, आप कहेंगे ये दर्पण है, तो आप कहेंगे जिस दर्पण से गोलीय दर्पण बना होता है, मतलब जिस दर्पण से, जिस गोलीय दर्पण से जो दर्पण बना है उस दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल में कहिए कि जिस गोलीय दर्पण, मतलब ऐसे कहेंगे कि गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं।
समझ में आया ना। तो देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, मुझे भी डेफिनेशन याद नहीं है, पर मैं समझा हुआ हूं पूरा डेप्थ में कि गोलीय दर्पण को बहुत तरीके से ये वक्रता केंद्र को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आपको समझ के याद करना है, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी देता हूं एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु आपको न्यूमेरिकल जानना है तो बेसिक जानना है। तो आप क्या जानेंगे कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार आपको याद करके चलना है। अगला आता है कि जो क्या होता है मुख्य जो क्या होता है फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं फोकस दूरी पर। तो ध्यान दीजिएगा फोकस दूरी क्या है, यही तो है फोकस दूरी स्मॉल f। तो हम यही डेफिनेशन कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया ना, P और F के बीच की ही तो दूरी है ना, बीच की दूरी को तो हम स्मॉल f कह रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला आता है जो हमारा पांचवा है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो इसको भी हम सिंपल वे में कहेंगे, हम जानते हैं P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी हमने बोला है या अपने नोट्स में अपने लिखा होगा, या पीछे की रिवाइज करके एक बार पीछे वीडियो को ले जाकर बार बार सुनिए और उसे अपने नोट्स में लिखते हुए चलिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इन सबका उपयोग क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण इन सब का उपयोग क्या होता है, समतल दर्पण का। ये सभी उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किसमें, तो आप लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो दांत, नाक, कान के निरीक्षण में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दांत, नाक, कान आदि के निरीक्षण में डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम तीसरे पर। तो तीसरा इसको याद रखेंगे कि तीसरा आपका हो जाएगा कि सीधे प्रतिबिंब, मतलब किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब सीधा कोई भी वस्तु है, यदि उसका सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। किसका, तो अवतल दर्पण का। चौथा आपको याद रखेंगे कि जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसमें, सोलर कुकर में। पांचवा आपको याद रखेंगे कि जो परावर्तक दूरदर्शी होता है,
परावर्तक दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका 5 ठो इसका उपयोग है, तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहला दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। दूसरा दांत, नाक, कान आदि के निरीक्षण में किया जाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाने में। अगला आता है सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और पांचवा जो है परावर्तक दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ले लिए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं, अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हैं, एक एक पॉइंट्स को हम समझते हुए चलेंगे। दूसरा हमारा आता है, इसी को हम सही कर ले रहे हैं। यहाँ पे अब हम लिख ले रहे हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अब हम आते हैं उत्तल दर्पण में। तो इसमें आते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में आप पीछे की वस्तु को देखने के लिए साइड में एक मिरर होता है, उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पीछे की वस्तु को, मतलब गाड़ी में पीछे की वस्तुओं को देखने में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो साइड में जो मिरर लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। अगला दूसरा याद रखेंगे कि जो गली मोहल्लों में जो क्या होते हैं, बाजारों में जो लाइट्स लगी होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि गली, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि बाजारों में बाजारों व सड़कों पे भी हो सकता है, सड़कों पे जो लाइट लगी होती हैं, लाइट। ठीक है, तो इन दोनों का आपको याद रखना है। पहला कि जो गाड़ी के जो पीछे क्या होता है सभी वस्तुओं को देखने के लिए। दूसरा होता है कि बाजारों व सड़कों में जो लाइट्स लगी होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश किरणें ज़्यादातर फैलती हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला हम तीसरा अपना देख लेते हैं, जो है समतल दर्पण। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त अपने करेंगे। तो चलिए, समतल दर्पण का उपयोग हम सबसे पहले तो हम जानते हैं कि चेहरे को देखने में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले आता है चेहरे को देखने में, ठीक है। दूसरा आता है कि जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें भी समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो ड्रेसिंग टेबल में, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है कि जो चेहरे देखने में ड्रेसिंग टेबल में, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है कि जो क्या होता है, प्रकाश को मोड़ने में, जो प्रकाश होता है, प्रकाश किरणों को मोड़ने में, ठीक है, मतलब प्रकाश जो किरण आती है उसको परावर्तित करने में भी किसका प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। और एक और आप लिख सकते हैं कि सजावटी सामानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सजावटी सामानों में किसका प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इन सभी को आपको नोट्स में एक एक करके लिखते हुए चलना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे ही आपको सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज। और आपको बहुत ही जल्दी, आपको लगभग हमको अनुमान है कि 3 महीने में आपकी पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो आपकी क्लास है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद हम अंत में न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से एग्जाम की तैयारी यहाँ पे होगी। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप तुरंत वहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक प्राप्त कीजिए और वहाँ से उसकी पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज यदि आपको इस जो क्या होता है नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का,
तो इसी नंबर पे आप, नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके आप उनसे नोट्स मांग सकते हैं। कुछ रुपए आपको, बहुत ही कम रुपए में पे करके आपको पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा। तो वहां से उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ से वीडियो से पढ़िएगा और उसके बाद रफ में आपको इसको लिखना है और उसके बाद जो नोट्स आपको दिया जाएगा तो वहां से उसकी आप भी नोट्स बनाइएगा देखते हुए। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय